अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और मौसम के बारे में ज़रूर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फोरकास्ट है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी स्किन के हवाले से कुछ ऐसी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं कि उससे उनका स्किन कलर चेंज हो रहा होता है, मगर येलो, जी हाँ, यानी पीला पीला सा कलर हो जाता है उनका और उनको लगता है कि वो गोरे हो रहे हैं। लेकिन अब वो इस पर बेस लगाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आम हालात में जब वो बाहर जाते हैं आते हैं तो वो पेल येलो हो रहे होते हैं और कोई रेमेडी या कोई क्रीम या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो पेल येलो हो जाती है, यानी वो ब्राउन से ब्लैक से पेल येलो पे आ जाती है। और लोग ये समझते हैं कि शायद इनका जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई इनको जो है कोई डिज़ीज़ है, कोई पीलिया हो गया है या कोई लिवर फंक्शन में प्रॉब्लम है, और उनको खुद नहीं ये पता लग रहा होता, लेकिन बस क्योंकि अपने स्किन कलर को चेंज करना होता है और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक ऐसी रेमेडी मेरे पास है जो आपके स्किन कलर को गोरा करेगी, पीला नहीं। जी हाँ, और ये ज़बरदस्त सी रेमेडी है और ये रेमेडी आसान भी है और आपके घर में भी ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं। तो स्किन को फ्रेश करने का, गोरा करने का, चमकदार बनाने का और स्मूथ करने का जो तरीका है, जो रेमेडी है, वो है ये, और वो है जी टमाटर। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि टमाटर का पेस्ट आपने कैसे बनाना है कि आपकी स्किन जो है वो शाइन करे, चमकदार हो जाए। तो टमाटर का पेस्ट बनाने का तरीका यह है कि 2-3 टमाटर लें, फिर उन्हें धो लें, टमाटर को ग्राइंडर में डालकर पीस लें। टमाटर के पेस्ट को एक प्याले में निकाल लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दूध मिला लें। इस मिक्सचर को चेहरे पे लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। पानी से धो लें और चेहरे को खुश्क कर लें। अच्छा, अब क्या फ़ायदा होने वाला है आपको? इससे रंग गोरा हो जाएगा। टमाटर का पेस्ट चेहरे पर लगाने से चमक आ जाती है। टमाटर में विटामिन सी होता है जो जल्द को गोरा करता है। शहद और दूध के साथ टमाटर का पेस्ट लगाने से जल्द को नरम मुलायम जो है वो एक एहसास होता है। आप हाथ लगाते तो आपको पता लगता है कि कितनी सॉफ्ट हो गई है स्किन। इसके अलावा आपने 2 से 3 बार इसको ज़रूर लगाना है और ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि तमाम तर रेमेडीज़ जो होती हैं ये अपनी अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड होती है। तो ज़रूर अगर आपको टमाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये रेमेडी करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है, और वाकई किसी से पीछे नहीं है। और JPMC का जो मेडिकल है ना, वो तो बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ जो इमरजेंसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक के बाद एक इमरजेंसी आती है और सबको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी लाई गई है वो कुछ डिफरेंट केस था। वो केस कुछ इस तरीके से था कि एक शख्स जो है वो ऊपर से गिरा और जिस जगह पर वो गिरा वो वहाँ पर डंडा था। तो जो डंडा था वो उसके ये बगल से ऊपर आर पार हो गया और उसके करीब जो थी वो दिल की शरीयानें थी। जब इस हालत में उसको जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसको जो उसकी हार्ट बीट थी वो स्लो थी और उसके बाद फ़ौरन से उसका केस टेकअप किया गया एंड इट वाज डिफ़िकल्ट केस फॉर डॉक्टर्स। लेकिन फिर भी बड़ी महारत के साथ जिन्ना हॉस्पिटल वालों ने, उनके डॉक्टर्स ने जो है इसका कामयाब ऑपरेशन किया, इसको ट्रीट किया और जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुल बनाया। अच्छा, हुआ कुछ इस तरीके से था कि ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन जो डॉक्टर्स ने किया था, इसमें डॉक्टर्स ने महारत से जो है वो दिल की करीब जो पेवस लकड़ी थी उसका टुकड़ा निकाल लिया था। 21 साल ये नौजवान था जिसकी जान बचाई गई और जिन्ना अस्पताल कराची के डॉक्टर्स ने ये ख़तरनाक ऑपरेशन जो है वो सरअंजाम दिया। मरीज़ शदीद ज़ख्मी हालत में लाया गया था। अच्छा, उसकी जो दिल की धड़कन थी ना वो ख़तरनाक हद तक सुस्त थी। तो डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के उसूलों के तहत इलाज शुरू किया और जो डॉक्टर्स इसको चेक कर रहे थे और देख रहे थे वो यही कह रहे थे कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट केस, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सर्वाइव कर गया है और इसका जो ऑपरेट है वो कामयाबी के साथ जो है वो सरअंजाम दिया गया है। तो बात वही है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, और आपकी किस्मत होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं या आपके शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल मौजूद हो। तो इमरजेंसी के लिहाज से जिन्ना हॉस्पिटल बेस्ट है। अच्छा जी, शहर कायद में अब खुनकी की छाप सुबह और रात तक महदूद, दिन के औकात में गर्मी का राज। अब रात में भी आपको थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी खुनकी और थोड़ा सा ड्राई वेदर मिलता है, लेकिन दिन में हो जाती है गर्मी। और ये दिन में जो गर्मी होती है ना, उसके बाद जो है वो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं शायद हम बस अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम तो सर्दियों का ही आने वाला है, लेकिन मिला जुला मौसम है।
तो भाई आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मामूली कमी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात जो है वो आज उसका पारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 34 और 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिन भर का मौसम बता देते हैं, फोरकास्ट बता देते हैं कि दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो जो दिन भर का मौसम है वो कैसा रहेगा, थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगा। अच्छा जी, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, फिर 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये बताते हैं आपको। तो 11 बजे क्या सूरत हाल है, सनी डे है जी 30 सेंटीग्रेड, फिर जनाब आगे बढ़ते हैं 32 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद जो है पार्टली क्लाउडी है 33 सेंटीग्रेड, और उसके बाद फिर 34 सेंटीग्रेड 2 बजे ये मौसम रहेगा। जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वेजिटेबल की जो प्राइस हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ग्रॉसरी तो करनी होगी, तो बस जल्दी से ये जो रेट्स हैं ये सुनते हुए जाएं वेजिटेबल के कि क्या रेट्स हैं। टमाटर है जी 81 पे, फिर क्या है जी आलू 63 पर आ गए, लहसुन 288 पे, फिर उसके बाद अदरक 345 पे, फिर उसके बाद गाजर 138 पे, फिर उसके बाद तुरई 92 पे, फिर उसके बाद क्या है लौकी 92 पे, फिर उसके बाद क्या है जनाब फूल गोभी 69 पे, फिर उसके बाद क्या है 120 पे है खीरा, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट भिंडी जो है 161 पे है, प्याज जो है वो 127 पर है। तो जनाब ये तो हो गए वेजिटेबल प्राइस, और क्यों ना करेंसी रेट्स भी जल्दी से शामिल कर लिए जाए। माल का हाल, और माल का हाल जानने के लिए बस थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे माल के हाल के हवाले से जो स्टैटिक जो प्राइस होते हैं जो हम शेयर करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 212, अच्छा जी यूरो है 335 और कुवैती दिनार है 922। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यूके पाउंड है 388, सऊदी रियाल है 76, यूएई दिरहम है 355 और यूएस डॉलर है 282। तो ये तो जनाब हो गए वो तमाम तर रेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर किए। आई होप कि आपको अच्छे से पता लग गया होगा, और अभी आपने जो शॉपिंग करने जाना होगा या ग्रॉसरी करने जाना होगा तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, शॉपिंग से मुझे याद आया बहुत सारी जगहों पर सेल भी लग गई है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट, और स्पेशली जुनेद पे भी, जुनेद जमशेद पर भी आप जाके देख सकते हैं, J.dot पर भी, कि वहाँ पर जो है वो भी ऑलमोस्ट सेल जो है वो लगी हुई है। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। अहम केसेस की समाअत होगी आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू, ये अहम केसेस हैं। इसमें जो है गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है, और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है ये वहाँ पर मौजूद होंगे, और तफ्तीशी अफसरान रिपोर्ट पर अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा जी, इन पर जो पेशरफ्त है वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं फ़्लाइट ऑपरेशंस की। अच्छा, जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कराची एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट का निज़ाम है वो दरहम भरम है, और ये अब से नहीं है, ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ है कि जो फ़्लाइट्स हैं ये मनसूख हो रही हैं, डिले हो रही हैं। अच्छा, अब फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है, 4 परवाज़ें ऐसी हैं जो कि मनसूख हो गई हैं। अच्छा, अब ये 4 परवाज़ें कौन सी हैं, तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की बाइस जो है एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दिया गया है। अच्छा, अब क्या है कि कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY324 मनसूख, कराची से इस्लामाबाद एयर सेल की परवाज़ PF125 मनसूख, कराची से लाहौर एयर सेल की परवाज़ PF143 भी मनसूख हो गई है। अच्छा जी, आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मज़ीद सस्ता हो गया है। अच्छा जी, अभी सोना सस्ता है, किसी को गिफ्ट देना है, कोई ज्वेलरी बनानी है, तो दिस इज़ बेस्ट टाइम। आलमी बाज़ार में सोना $35 सस्ता होकर $3,980 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता होकर 4,20,362 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 3,001 रुपये कमी से 3,60,392 रुपये का हो गया, और 1 तोला चांदी 130 रुपये कमी से 5,022 रुपये तक गिर चुकी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। सीरीज़ में जो है वो 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका के 263 रन, डीकॉक 63। अच्छा जी, अब जो ये प्रोटीज थे इन्होंने 57 और ब्रेटनर के जो थे वो 42। अच्छा, नसीम शाह और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें हैं। पाकिस्तान ने हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा 62, मोहम्मद रिजवान 55
और फ़खर जमान जो हैं वो 45 रन बना सके। अच्छा जी, अब ये जो हैं फरेरा, एंगेटी और कार्बन बॉश ने 2-2 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं। अच्छा जी, ये तो मैच के ओवरऑल वो स्टैट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। कल भी मैंने बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम को दी थी और आज भी हमारी तरफ से पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसी पर मुबारकबादों का सिलसिला भी जो है वो बन गया है और हर जगह से मुबारकबादें आ रही हैं, कांग्रेट्स की बातें हो रही हैं। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी पर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। वनडे सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ करना खुशाइंद है, वज़ीर आला सिंध का ऐसा कहना है। जबकि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ शानदार कामयाबी पर जो है वो कौम को मुबारकबाद पेश की है। तो जनाब, ये हो गए हैं हमारे सारे सिटी अपडेट्स और अभी बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज़ की जानिब। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा टी ब्रेक और आप भी चाय पिए, मैं भी चाय पीती हूँ, आ रहे हैं थोड़ी सी देर में वापस। वेलकम बैक भाई, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आजिज़ भाई? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए मौसम कैसा है कराची का? दिन में तो गर्मी हो रही है लेकिन रात में बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। सही ज़ाहिर है कि वैसे उस हिसाब से तो गर्मी है, नवंबर का महीना है जी, नवंबर की 5 तारीख है और गर्मी देखें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अगस्त जुलाई में हो हम लोग। हाँ, मतलब दिन में इस तरह की गर्मी है, 11 साढ़े 11 के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन उसूली तौर पे तो अभी ठंड होना चाहिए जो नवंबर में। हाँ, दिसंबर पीक होना चाहिए सर्दियों का, होना चाहिए। जैसे कह रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हाँ, तो मौसम में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। अच्छा आजिज़ भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि अब क्योंकि मौसम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैं परसों तरसों भी देख रही थी, कुछ व्लॉग्स भी देख रही थी, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें देख रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि जी अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो लोड शेडिंग जो है वो कम हो जाएगी, थोड़ी लाइट्स कम जाएंगी, ऐसा ही कुछ है? या आप देखें जो तजर्बा कराची का बता रहा है कि कहाँ कम होती है, नहीं होगी। पता नहीं इस दफ़ा जो है ये कांस्टेंट कहना चाहिए ना, एलानिया लोड शेडिंग जो है ये है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ता है कि कहीं अगर 4 घंटे हो रही है तो सर्दियों में 3 घंटे होती है। अच्छा, इतना कोई मामूली फ़र्क हो तो, वरना लोड शेडिंग, वरना कंजम्पशन उनकी सेम है और उनके मामलात और उनके मसाइल भी सेम है। तौर पे सर्दियों में कंजम्पशन कम होती है। हाँ, सही, जाहिर है लोग कम पंखे चलाते हैं, लोग इस तरह से, खास तौर पे एयर कंडीशन कम चलती है तो इस वजह से फ़र्क तो पड़ना चाहिए। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक का पता नहीं क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए गर्मियों में सर्दियों में। जिस तरह हम 12 महीने गैस की लोड शेडिंग है ना, जी जी, गैस की भी तो 12 महीने लोड शेडिंग है। पहले सर्दियों में हम कहते थे कि जी गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है, लेकिन अब उन्होंने सर्दियों के बजाय 12 महीने गैस की लोड शेडिंग है। रात को कहीं भी गैस नहीं होती, सही नहीं होती। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जैसे हमने एक दफ़ा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को बुलाया था ना और उनसे पूछा था कि आपके खुद के घर वाले जो है महकमा मौसमियात की पेशगोई पे क्या सोचते हैं, खुद आप क्या सोचते हैं। इसी तरह मुझे लगता है हमें भी जो ना के इलेक्ट्रिक के किसी मेंबर को बुला के पूछना चाहिए कि भाई थोड़ा ज़रा हमें बता दें भाई विंटर्स में आप लोग की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है। ये शायद पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी मीडिया पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको लाना मुश्किल होता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के लोग नहीं आते। अच्छा, आप कुछ भी करें, के इलेक्ट्रिक का सीईओ जो है, क्योंकि हमारी कोई सिंध असेंबली में 3 बार टकराव हुआ उसके साथ पूरे मीडिया का, और 3 बार हमने 12 कोशिश की, पूरे माइक जाके सामने रखे, रोका, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, सॉरी कह के वो निकल गया। सही। तो के इलेक्ट्रिक के लोग तो बात ही नहीं करते, वो समझते हैं कि, हालांकि मीडिया पे बात ना करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप किसी के सामने जवाब दे नहीं है। सही। आप ना आवाम के सामने जवाब दे हैं, आप ना हुकूमतों के सामने ना मीडिया के। देखिए ना, मीडिया में हम बुलाते क्यों हैं? बुलाते हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना आवाम के लिए, आवाम के जो सवाल होते हैं वही हम उनके सामने रख रहे होते हैं, जो माशरे में जो कुछ हो रहा है वही कुछ चंद हम उनके सामने रखते हैं। पर चूंकि वो खुद को जवाब दे नहीं समझते, के इलेक्ट्रिक के लोग अपने आप को आवाम के सामने, मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने, असेंबली के सामने, इवन मैं कहता हूँ, अपने आप को जवाबदार नहीं समझते, इसलिए वो नहीं आते। सही। चलिए जी, अगली टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं और जो टॉप स्टोरी है मेरे सामने वो सबसे पहले है जी
ख़बर तो मैं शामिल करना चाहती थी एक और, लेकिन क्योंकि ये ख़बर सबकी फेवरेट ख़बर भी है और इससे कहीं ना कहीं हमारे बचपन भी और हमारी आउटिंग भी और हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, तो बात कर लेते जी रानो रीच की। रानो रीच की मुंतकली के रानो रीच की जो मुंतकली है वो की जा रही है और इसकी जो मुंतकली है वो अब 2 मरहलों में की जाएगी। अब जो लोग कराची ज़ू जाते हैं, यहाँ वहाँ पर मौजूद जानवरों से मानूस होते हैं या उन्हें पता होता है कि वहाँ पर जो जानवर हैं उनके क्या हालात और वाक़यात हैं और वो किस तरीके से वहाँ पर जो है वो रहते हैं, उनकी क्या टेक केयर की जाती है, तो उनको वाकई में ये पता होता है कि किस तरीके से जो है वो आपने एनिमल्स को रखना है, उनको रखने के रूल्स क्या हैं, उनके हवाले से जो एक SOP बनाई जाती है वो क्या है। अच्छा जी, अब ये इस तरह से खबर है कि रानो रीच जो है उसको कराची ज़ू से इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो मुंतकिल किया गया है ताकि उसकी वहाँ पर देखभाल हो सके। अच्छा जी, इसकी देखभाल के लिए जो डिप्टी रैंक के ऑफिसर हैं उनको भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो अगर आगे मैं बताऊं आपको तो वजारत मौसमियाती तब्दीली के ताउन से रानों को गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में भी मुंतकिल किया जाएगा और रवानगी से कबल रात गए रानों को खुसूसी पिंजरे में भी रखा गया और उसकी खुराक, सेहत और रद्द-ए-अमल का मुआयना जो है वो भी किया गया। तो ओवरऑल जो खबर है वो इस सिलसिले में है कि रिहैब के सिलसिले में इसको 2 मरहलों में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इसका रिहैब भी होगा और इसको एक ऐसा मुकाम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर ये फैमिलियर हो, जहाँ पर ये ठीक से रह सके। आजिज़ भाई, हमारे यहाँ जिस तरह से ट्रीटमेंट है ज़ू की या हमारे यहाँ जो ज़ू के हालात हैं उसमें आम लोग अब नहीं जाते। यानी यूजुअली लोग ये कहते हैं कि ज़ू जो है वो अब वहाँ पे जाने के लिए कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा वहाँ पर एनिमल्स नहीं हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, अंदर लोगों के साथ बदतमीज़ी भी हो जाती है, फिर जो है वो सेफ़ नहीं है और सबसे ज़्यादा गंदगी बहुत ज़्यादा है, फिर एनिमल ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, जानवर जो अंदर है पिंजरे में वो वाइल्ड है, कोई SOP नहीं है, किसी तरह भी आपको एक पेपर या एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। अब तो शायद वो भी लगा होता है या नहीं लगा होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आजिज़ भाई बताएंगे, जिसके ऊपर लिखा होता है उस जानवर की या उस एनिमल की स्पेशलिटी कि ये कौन सी स्पीशीज़ का जानवर है, ये बिग कैट है या ये एग्जैक्टली लायन है या ये कौन सी खासियत है और इसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए या ये स्पेशल रिएक्शंस में क्या करता है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। और क्यों लोग अब ज़ू से जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं? देखिए, पहले तो जो रानो की आपने बात की ना, हाँ, रानो बेचारी को तो आज़ादी मिल रही है। ठीक है जी। देखें, हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि 1 साल की उम्र में हाँ, ये थी तो इसको अगवा किया गया था। अच्छा, मतलब अगवा करके पिंजरे में बंद किया गया। हाँ, बुनियादी तौर पे अगर फितरत की बात की जाए ना, जानवरों को कैद रखना ही गलत है। फितरत की बात करें तो कुदरत ने ये ऐसे ही है जैसे हमें जेल में बंद किया जाता है। सही। एक इंसान, कुदरत ने इंसान को एक आज़ादी नसीब की है, हाँ। आज़ादी अता की है। आप घूमो फिरो, जहाँ खाओ पियो, जहाँ कुदरत ने इसी तरह इतनी ही आज़ादी जानवरों को नसीब की है। हाँ, है ना, हाँ। कि वो जंगल में रहे, जहाँ चाहे खाए, जहाँ चाहे पिए। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम उनको अपनी तफरीह के लिए उठाकर पिंजरों में बंद कर देते हैं। अब फिर हम उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम पिंजरों में बंद भी कर देते हैं, या ये कॉन्सेप्ट जो ज़ू है ये इसलिए है कि जानवरों को कम से कम अगर पिंजरे में बंद भी किया है तो उनको इस तरह का माहौल दिया जाए कि पिंजरा ना लगे ना। हो नहीं सकता। हाँ। कुदरती माहौल पिंजरे में हो नहीं सकता। वो तो आप ठीक देखिए ना। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा ना, इंसान जिस तरह आप तस्वुर करें कि हम कैद खाने में हैं। हाँ। और हम, मतलब मैं उस कैदी की बात तो नहीं कर रहा, सारी सहूलतें हैं, लेकिन तस्वुर करें कि हम कैद खाने में हैं, तो हमें मर्जी का खाना नहीं मिलेगा, हमें मर्जी के कपड़े नहीं मिलेंगे, हमें मर्जी का आब हवा नहीं मिलेगा, हम एक सेल में बंद होते हैं, हमें मर्जी से चलना फिरना नहीं मिलेगा। एक इंसान को जब ये सब कुछ कैद खाने में मुयसर नहीं होता, तो एक जानवर को कैद खाने में कैसे मुयसर हो सकता है। बल्कि जानवर के साथ वस्त सूरत हाल होती है, इंसानों का फिर भी इंसान कुछ ख्याल करते हैं, लेकिन जानवर मैंने अब तो खैर काफ़ी बरसों से ज़ू जाना नहीं हुआ, लेकिन जब जाते थे
पत्थरियाँ मारते हैं लोग उनको, हाँ। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। हाँ, तो सही। ये जो कुछ ऐसे जानवर हैं ना, उनको सिर्फ जंगल में ही फितरती माहौल मिल सकता है। कहीं भले आप सिर्फ कैद खाने में नहीं, ये खूबसूरत कमरे में यहाँ ला के रखें, खूबसूरत माहौल दें घूमने, लेकिन उसके बावजूद उसको वो फितरत का माहौल नहीं मिलता। और ऐसे कई वाक़यात इस शहर में रिपोर्ट हुए कि घरों में भी जानवर मर जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर उनकी केयर नहीं पालते हैं, हाँ। वो जानवर भी मर जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है, हाँ। कि हालांकि वो बड़े नाजों से उसको पालते हैं, उसके बावजूद वो मर जाते हैं। हाँ। वजह उसकी सिर्फ ये है कि उसको फितरती माहौल मुयसर नहीं होता। मैं कोई वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान के तौर पे, एक माशरे को देख के हम ये बात कह सकते हैं। आजिज़ भाई, ये तो हो गई महकमे वाइल्ड लाइफ। अब मैं आता हूँ जू पे। हाँ। आपका जो सवाल बिल्कुल, उसमें हिस्ट्री तो होती है उस जानवर की। हाँ। जो आपने सवाल उठाया, हाँ। हर जानवर के, क्योंकि मैंने वही पूछा ना कि अभी होती है नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम। एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये जानवर इस मुल्क से लाया गया, इसकी इतनी उम्र है, हाँ। और ये इस नस्ल का है, ये इधर रहता था, और इसको ये खाने पीने में ये इसको दिया जाता है। वो तो खैर जू में काफ़ी साल पहले की बात है, मैं हाँ, वही मैंने कहा ना कि हाँ। काफ़ी साल पहले गया था तो वो लिखा हुआ था। लेकिन असल बात जो है कि देखिए इंसान कितने भी हों, लेकिन जानवरों का हम उस तरह ख्याल नहीं रखते। जू में वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। एक डायरेक्टर साहब हैं, उस डायरेक्टर के साहब के नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं, उस डिस्ट्रिक्ट अफसरान के नीचे क्लर्क्स हैं, उन क्लर्क्स के नीचे उन जानवरों के जो पालना करने वाले हैं वो हैं। एक बिल्कुल जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट के इदारों का, उसी तरह जू में भी एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। अच्छा, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा वहाँ पे करप्शन होगी। हमारे मुल्क में, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में जहाँ ब्यूरोक्रेसी का चेन होगा वहाँ पे करप्शन होगी। करप्शन होगी तो क्या होगा, जो उनके खाने पीने के लिए जो पैसे बजट में होंगे वो पूरे खर्च नहीं हो रहे होंगे, है ना। अब फ़र्ज़ करें एक पिंजरे के लिए, एक शेर के लिए 5,000 रुपये का बजट है, उन 5,000 में से 2,000 रुपये खर्च होंगे, 3,000 रुपये ब्यूरोक्रेटी के चैन के पास चले जाएंगे, लोग खाते हैं वो पैसे। मतलब इंतहा है ना यार कि हम जानवरों के पैसे भी हम खा जाते हैं। बिल्कुल सही, जानवरों के बजट के पैसे भी हम खा जाते हैं। लेकिन नाकिस सहूलियात के बारे में बात करें, इस वजह से नाकिस है ना कि उस पे जितना पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा। एक जानवर पे, एक खास तौर पे जो देखें, हमारे यहाँ हाथी की मिसाल है, ये कहानियाँ चली आपने कुछ अर्सा कबल, हम हथनी की स्टोरी चला रहे थे, शेर मर गया, हम उसकी स्टोरी चला रहे थे, अब रानो रिच है, हम इसकी, यानी इन सबकी बदतर हालत है ना। ये बदतर हालत की वजह से मर जाते हैं ना जानवर, वरना क्यों मरते हैं? इनकी हालत बदतर है, इनको खाना पीना नहीं मिलता है, इनको जो कुदरती माहौल मुयसर होना चाहिए वो नहीं मिलता, उनको जो मौसम मुयसर होना चाहिए वो नहीं मिलता, उनको जो आबहवा कुदरती, आपको पता है कहते हैं कि ये जो जानवर सिर्फ पिंजरों में बंद नहीं करते हैं, हाँ। इनको अपने वक्त पे चलाना फिराना भी होता है बाकायदा। हाँ। जू के अंदर इनका जो केयर टेकर होता है, जो निगरान होता है, हाँ। उसकी जिम्मेदारी ये भी उसमें शामिल है कि ये इनको वॉक भी करवाए जानवरों। ओके, सही। कहाँ हमारे यहाँ जानवरों को, हाँ जाहिर है हमारे यहाँ इस तरह की ट्रीटमेंट है ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होती। अच्छा चलिए जी, एक और खबर जो है वो शामिल कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस एक्सपो में पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन जैमर सफरा लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो पाइमिक में पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन जैमर सफरा का जो है बाकायदा रोनुमाई की गई है और इस मुजाहरे में हज़ारों फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन को जैमर से नाकारा करके ज़मीनी लैंडिंग करवाने की सलाहियत दिखाई गई है। ये जैमर गन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान ने तैयार किया है। अच्छा जी, और बैक वक्त GPS, रेडियो और वीडियो सिग्नल्स को जो है वो निशाना बना सकता है। सफरा में 2 बैटरीज हैं, हर बैटरी अलग अलग 40 मिनट तक फाल रह सकती है। इसका ऑपरेशनल दायरा कार जो है वो 1500 मीटर बुलंदी पर 550 मीटर उफ़क़ी और 350 मीटर उमूदी होता है। इस दायरे में आने वाले ड्रोन्स के कंट्रोल और नशरियाती निज़ाम मुकम्मल मफलूज हो जाते हैं। तो जनाब ये एक ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन जैमर सफरा लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से।
वेलकम बैक। और भाई अब हमें एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है और ये पर्सनालिटी ऐसी हैं कि ये बताती हैं जी सितारों का हाल भी और क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में जो है वो होगा। तो लियाकत सर को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि जो हमारे ये सारे जो होते हैं ना कि स्टार्स होते हैं, लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बिलीव करते हैं और जो लोग सुनते हैं इन तमाम तर चीज़ों को गौर से, उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो ये जाने कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जी। तो ये बताएं कि सबसे पहले आप कौन से जो है वो स्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हफ्ता आप समझते हैं कि बेहतर रहेगा या उनको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? इट्स अप टू यू। मैं समझता हूँ कि इसको सीरीज़ में लेके चलते हैं। हाँ, ठीक तो है। उसमें मैं भी कुछ बताता चलूँगा जी। और आप भी गपशप करते रहिएगा। जी बिल्कुल। तो उसमें चलें। हाँ। तो पहला जो स्टार होता है वो एरीज का होता है। ओके, ठीक है। तो एरीज के लिए देखते हैं कि ये हफ्ता उसके लिए कैसा रहेगा। और हम दो चीज़ें देखेंगे, एक करियर देखेंगे, एक रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप, ठीक है। तो एरीज का सबसे पहले हम देखते हैं करियर, कि करियर में वो कैसे जा रहे हैं। सही। दौलत में भी सर, दौलत भी देखिए आजकल लोगों को ना पैसा चाहिए सर। असल में करियर और दौलत दोनों एक ही चीज है। करियर हाँ, सही है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का करियर बहुत अच्छा होता है लेकिन उधर पैसे कमा नहीं रहे होते वो। ये बड़े इश्यूज होते हैं। अच्छा, एरीज अगर एरीज के साथ इस वक्त काफी अरसे से अगर पैसों में या करियर में प्रॉब्लम्स थी, तो ये जो मेरा कार्ड है ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का और ये कहता है कि आपका जो कर्मा है वो पे हो चुका। अच्छा, बुरे दिन जा चुके। ओके। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन का मकसद है कि ये हफ्ता हम फोकस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते से आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा इसमें और वो ये है कि बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एरीज होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ कंडीशन होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी परेशानी चल रही है और लियाकत सर जो है वो ये बता रहे हैं कि जी ये हफ्ता ठीक रहेगा, मतलब सब कुछ हो गया, अच्छे दिन आ गए। ये क्या डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ और उससे भी अलग होती हैं चीज़ें, या ये एक इन जनरल रीडिंग होती है और सब पे अप्लाई होती है? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मेरी दो भतीजियां हैं और दोनों ट्विंस हैं। अच्छा। एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही शक्ल। ठीक। कपड़े भी हम एक जैसे बना के देते हैं, स्कूलिंग एक जैसी हुई, वो हर चीज़ एक जैसी हुई। सही। मगर दोनों के एप्टीट्यूड में दिन रात का फर्क है। अच्छा। एक टीवी होस्ट है और एक आलिमा है। अच्छा। इसलिए आपका जो अपना कि आप चाहते क्या हो, करते क्या हो, सोचते क्या हो, तो उसका असर होता है और सेकंडों के हिसाब से भी असर होता है। सही। ये मैं सिर्फ एक जनरल रीडिंग आपको दूंगा जिससे आपको सिर्फ एक लाइन नजर आएगी, लेकिन स्पेसिफिक रीडिंग आपकी अलग ही होगी। चले जी, ये सारी जनरल रीडिंग्स है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका करियर इंशाल्लाह, आपका जो कर्मा था, आपके जो बुरे दिन थे वो जा चुके, आपने पे कर दिया, जो गलतियां की थी उनका खामियाजा भुगत चुके। अब आपके पास अच्छा होगा। अच्छा होगा। चलिए जी, एरीज वालों आपके लिए खुशखबरी है, अब सब अच्छा ही होने जा रहा है आप लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू लियाकत सर। ओके, अब हम एरीज का ही रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप में असल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रिश्ते का इंतजार होगा, या बात पक्की हो जाने का इंतजार होगा। सही। या किसी के जिंदगी में आने का इंतजार होगा, तो वो इंतजार भी खत्म हो चुका। अरे वाह भाई। हाँ, मतलब तो अब 2 हफ्ते ज्यादा कम से कम 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर जिन लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो कि रिश्ते के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनके रिश्ते हो जाएंगे। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है स्टार? इसके बाद आएगा टॉरस। ओके, टॉरस वालों क्या निकलता है देखते हैं। टॉरस का करियर देखते हैं पहले। हाँ, टॉरस का पहले करियर देख लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा। क्वीन ऑफ कप्स का मकसद है इमोशनल सेटिस्फैक्शन। असल में करियर में भी पहले इमोशनल सेटिस्फैक्शन होती है, फिर मटेरियल सेटिस्फैक्शन। राइट। आप इमोशनली गुड हैं, अच्छे हैं कि मेरे साथ मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप अपना मटेरियल में भी अच्छे हैं। तो ये हफ्ता इमोशनली सेटिस्फाइड होने का है, यानी कि आपको अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। आपके लिए क्लैप हो सकती है, आप मैन ऑफ द ईयर हो सकते हैं, मैन ऑफ द वीक हो सकते हैं। हर वो काम जहाँ पे आपके लिए ताली बजाई जाए, आपको गुड कहा जाए, अच्छा कहा जाए, वो टाइम इस वक्त आ चुका है। और आप दिल से खुश होंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और जो मैंने कंपनी, जो काम, जो चीज़ मैंने चूज़ की है वो मेरे लिए फिट है और सही है। सही है जी। चलिए जी, नेक्स्ट कौन सा है? टॉरस का रिलेशनशिप। टॉरस का रिलेशनशिप, यस। ठीक है।
अच्छा, और आया भी रिलेशनशिप का कार्ड ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और ये एस ऑफ कप्स है, न्यू लव, न्यू लव, न्यू लव, न्यू लव। तो आपकी जिंदगी में देखिए, न्यू लव का मकसद सिर्फ और सिर्फ न्यू लव नहीं होता कि कोई नया जिंदगी में आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रीयूनियन भी हो सकती है। रीयूनियन भी हो सकता है, ओके। अगर पुराना वाला जो कोई आपकी कोई नाराजगी थी, कोई, हाँ, वो भी वापस आ सकता है। तो इस वक्त, इस हफ्ते में आपके लिए न्यू लव या रीयूनियन भी आपके पास हो सकता है। रीयूनियन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है सर? जेमिनी। जेमिनी, ठीक है। हम पहले चलते हैं उनके करियर की तरफ जी, और फिर इसके बाद हम उनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन रिपीट हो गया है, एरीज वाला। ओके जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनीज। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद अगेन फिर वही बताऊंगा मैं, कि अगर आपके काम में प्रॉब्लम थी, आपके पास रुकावटें थी, आपके पास बंदिशें थी, आपका काम बन नहीं रहा था, आप हर जगह नाकाम हो रहे थे, तो अब वो दिन खत्म हो गए। अच्छा जी, चलिए। अब आपके कामयाबी के दिन में चीजें आपके पास अच्छी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएंगी। सही। और इनका रिलेशनशिप? गुड, आपको याद रहा। रिलेशनशिप में इसके पास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और शुरू से ही अच्छा नहीं है। अच्छा, शुरू से ही अच्छा नहीं है। इनके पास प्रॉब्लम्स आ रही थी और प्रॉब्लम चल रही थी, अभी थोड़ा सा अरसा और चलेंगी, थोड़ा सा अरसा और चलेंगी, लेकिन इसके बाद आप कूल डाउन हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इसका मकसद ये है, कूल डाउन होने का मकसद ये है कि आप दोनों के पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स थी, वो कूल डाउन हो जाएंगे, उसमें आप सही हो जाएंगे। चलिए जी, जेमिनी वालों, अगर जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंसर। कैंसर, ठीक है। कैंसर का देखते हैं जी, करियर कैसा जा रहा है, करियर कैंसर का, और उसके बाद इनके रिलेशनशिप के ऊपर पूछेंगे। ये कैंसर क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, थोड़ी देर पहले क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था। मैंने आपको कहा था कि पहले जो सेटिस्फेक्शन होती है दिल की, कप का मकसद इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और पेंटिकल असल में पैसे को कहा जाता है। ओके, तो आपके पास पैसा आ रहा है। आपने स्टार्ट में ही पैसे की बात की, आपने कहा करियर के और पैसा दोनों अलग अलग। भाई आजकल लोगों को तो पैसा चाहिए। अच्छा, लोगों को शुरू से ही पैसा चाहिए, मगर अब इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो पैसा आपके पास आ रहा है। अब वो पैसा आपकी कोई लॉटरी भी हो सकती है, आपकी कोई कमेटी भी हो सकती है, आपका बोनस भी हो सकता है, कोई ना कोई ह्यूज अमाउंट आपके पास आ रहा है, आपकी इनहेरिटेंस भी हो सकती है कि कोई पैसा रुका हुआ हो और कोर्ट केसेस रुका हुआ कोई पैसा, हाँ, तो वो भी आ सकता है। तो आपके पास इस हफ्ते में पैसा आ रहा है। ओके जी, तो जो कैंसर वाले हैं खुश हो जाएं, आपकी कोई रुकी हुई अमाउंट, कोई कमेटी, कोई बोनस, कोई कुछ ऐसी चीजें भी जो है वो आ सकती हैं। आज इसमें कौन सा स्टार है आपका वैसे? एक्यूरेस। अभी आने टाइम है, चलिए। अच्छा, इनका रिलेशनशिप? मैं इनके रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी लड़ाई अपने घर में लड़ रहे हैं, वो आपकी लड़ाई नहीं है। अच्छा जी, किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी और की लड़ाई, किसी और ने आपके कान भरे हुए हैं, किसी और ने आपको उकसाया हुआ है, और कोई और अपना फायदा हासिल करना चाह रहे हैं। तो इनको ये आप मशवरा दें कि प्लीज अपने रुई डाल दें, किसी की बात ना सुने, सिर्फ वही करें जो आपका मन करता है, आपका दिल करता है। मन करता है लड़ने को तो लड़ें, मगर लड़ाई अपनी लड़ें, दूसरों के लिए फायदे मत बने। सही। चलिए जी, आगे है लियो। अच्छा, लियो जो होते हैं इनके अंदर बड़ी ईगो होती है, सुना है। और ईगो तो हर स्टार के अंदर होती है। अच्छा। मगर लियो के अंदर नजर आती है, वो मतलब उनकी पर्सनैलिटी में भी उनकी नजर आती है कि ये ईगोस्टिक है। ठीक है, तो लियो की तरफ हम चलते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गए जी। 10 ऑफ पेंटिकल भी पैसे ही है। समझ गई आप। अच्छा, और एक से तो नहीं लियो, नहीं। 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं। तो ये 10 का मकसद है कि आखिरी कार्ड है। तो आपका करियर में, कारोबार में, काम में हाइप को टच करेंगे। सही। प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्यों नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और वो जो चीज़ भी होगी वो आपकी ज़िंदगी में अब तक हासिल करने वाली हाइप में सबसे अच्छी होगी। ओके जी, so this is the best time for you। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि करियर में सबका अच्छा ही जा रहा है, बेहतर ही जा रहा है। और ये रिलेशनशिप की बात करते हैं। स्टार का कार्ड है। अच्छा। हाँ, स्टार का कार्ड असल में अपॉर्चुनिटीज का कार्ड होता है। ओके। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज का मकसद अब हो सकता है, मैं असल में कहता हूँ कि जो लव होता है, मोहब्बत होता है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे ये चाहिए। हाँ, सही। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चॉइसेस होती हैं।
चॉइसेस, एक अम्मी की चॉइस, एक अब्बू की चॉइस, अपनी एक बहन भाइयों की। तो इस वक्त उसके पास अपॉर्चुनिटीज का ढेर लगा हुआ है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, लेकिन अब और ये बंदा थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा है इस वक्त मुझे। अच्छा, न्यूट्रल का मकसद है कि उसने जो फैसला करना है वो सारी फैमिली के साथ तो मिलकर यानी करना है। रिलेशनशिप के हवाले से, पार्टनर चूज करने के हवाले से जो लियोज हैं उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अकॉर्डिंग टू लियाकत सर, और वो ये कह रहे हैं कि अभी मतलब इट्स हाई टाइम कि आप जिसको चूज करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए मतलब अच्छा होगा, वो अच्छा होगा आपके लिए। जी, नेक्स्ट विर्गो। विर्गो जी, जी क्या है जी इनके? विर्गो का करियर देखते हैं। विर्गो का करियर देखते हैं। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल रिपीट हुआ है यहाँ पे, हाँ, अच्छा। हता कि यहाँ पर जो कार्ड्स है मेरे पास वो 78 है। अच्छा, ठीक है, तो 2 कार्ड रिपीट हो चुके हैं। हाँ। तो जो 10 ऑफ पेंटिकल है वो मैंने बताया था, वो एक सर्कल को पूरा करने का कार्ड होता है। 1 से लेकर 10 तक आप अपना एक सर्कल पूरा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप नई जिंदगी को एंजॉय करते हैं करियर में। करियर में okay. तो आप भी एक नई जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है और न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। प्रमोशन, ट्रांसफर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई भी ओपन फॉर यू। हाँ, तो कोई भी चीज़ आ सकती है। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ। खासतौर पे गवर्नमेंट के इदारों में, हाँ। कि उनको उनकी जगह या उनकी सीट नहीं मिलती, और वो मुख्तलिफ इदारों में घूम रहे होते हैं जो कि उनके नहीं होते। मगर आप गवर्नमेंट की जॉब है, उनको जहाँ दिल चाहे भेज दें। हाँ। तो हो सकता है कि इस किस्म के लोगों को उनके मतलब की सीट मिल जाए। उनकी मतलब की सीट मिल जाए, मतलब इनका करियर ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ओवरऑल सबका अच्छा जा रहा है। सही। और रिलेशनशिप देखते हैं विर्को का। ये जो कार्ड है इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका नाम भी अच्छा नहीं है। अच्छा। मगर इसकी माना बहुत अच्छी है। कार्ड का नाम बताऊं, डेथ। ओह, डेथ कार्ड, मगर न्यू लाइफ। यस, बहुत अकलमंद है। सर आई नो अबाउट दैट। तो नाउ रीजनरेशन का मकसद है कि एक चैप्टर आपका क्लोज होता है आपकी जिंदगी का, और आपका एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। जो आर्जी जिंदगी वो खत्म हो जाती है और मुस्तकिल जिंदगी शुरू हो जाती है। तो इसका मकसद है कि ये अच्छा ही हो रहा है, आपके पास जिंदगी में कोई मुस्तकिल रहने के लिए आ रहा है। इससे पहले जो भी थे वो आर्जी थे, अच्छे नहीं थे, या फिर आपको मजा नहीं। अच्छा, ये रिलेशनशिप में जो है ये कोई पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं आप, कि किसी का भी किसी से जो रिलेशनशिप है, अब वो जो भी होगा मुस्तकिल बुनियादों पर होगा जिसका भी। अब जो भी आएगा उसकी जिंदगी में, हाँ। जिनके पास जो प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, हाँ। उसके पास अब हमेशा के लिए कोई जिंदगी में पक्का आने वाला है, और अच्छा, और वही उसकी डेस्टिनी होगी। चलिए जी वर्गोस, आपकी जिंदगी में कोई पक्का आने वाला है, जो आप चाहते थे वही वाला आने वाला है, या जिनको आप चाहते थे वही आपके साथ है, व्हाटएवर, लेकिन लाइफ इज गोइंग वेल। और ये जो डेथ कार्ड आपका निकला है अकॉर्डिंग टू लियाकत सर, ये आपकी एक नई जिंदगी की तरफ जो है वो इशारा है। नेक्स्ट कार्ड सर, लिब्रा। ओके। लिब्रा के लिए द फूल का कार्ड है। अच्छा, और ये कार्ड भी अच्छा है। अच्छा, मगर ये कार्ड खास तौर पे उन लोगों के लिए आता है जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले। ओके। तो अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का कार्ड है। ठीक है। ये जीरो का कार्ड। अच्छा, जैसे मैंने 10 तक कार्ड बताए थे, तो ये जीरो का कार्ड है। तो ये जीरो का कार्ड है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी, नए चैलेंजेस, नए असाइनमेंट्स आ रहे हैं। ओके, हाँ, न्यू चीजें आपके पास आ रही है। अच्छा, और जो चीज भी आ रही है वो आपके लिए अच्छी आ रही है। ठीक है। इनका रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं हम। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल असल में 1 से लेकर अगर मैंने 10 तक कार्ड बताए, तो आप ये समझें कि 5 नंबर कार्ड एवरेज होता है, 3 का कार्ड बिलो एवरेज होता है। ठीक है, सही है। और 5 से ऊपर के कार्ड अबव एवरेज होते हैं। तो ये बिलो एवरेज जा रहे हैं। लेकिन ये बुरा कार्ड नहीं है। अच्छा, लेकिन जो जोश जज्बा रिलेशनशिप में होना चाहिए, हाँ। जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक दूसरे से तवक्कात होनी चाहिए, वो आप दोनों पूरे नहीं कर रहे। हाँ, सही, बिल्कुल। तो आपको उन तवक्कात को बढ़ाना चाहिए। चलिए जी, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे से रहिए, और जो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा कीजिए। नेक्स्ट कार्ड क्या है? स्कॉर्पियो। ओके। क्या है जी? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये इस वक्त वाहिद कार्ड है
जो कि अच्छा नहीं आया अब तक करियर में। अब तक करियर में मतलब आप बता रहे हैं जो हम जो करियर देख रहे हैं उसमें अब तक जो हमने निकाले हैं कार्ड्स, उसमें वाहिद ये कार्ड है जो कि अच्छा नहीं आया और वो स्कॉर्पियो का है। स्कॉर्पियो वाला कार्ड अच्छा, और वो जो अच्छा नहीं आया, लेकिन बाज़ औक़ात अगर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस रास्ते से जाओगे तो आगे ट्रैफिक जाम है या खड्डे हुए हैं, आप मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता अपनाओ, तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सही। और दूसरा मैं आपको बात बताता हूँ, आपने इस हफ्ते में किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना। ओके स्कॉर्पियंस, सो डोंट ट्रस्ट एनीवन। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो उसमें धोखा है। अच्छा, हाँ, तो इस हफ्ते आपके पास धोखा है, काम में, बिजनेस में, कारोबार में, तो इसलिए आपको मोहतात रहना है। थोड़ा सा बेहतर ये कि बजाय इसके काम पे तवज्जो दें, छुट्टियों पे चले जाएं। चले जी, बजाय इसके कि स्कॉर्पियंस काम पे तवज्जो दें, छुट्टियों पे चले जाए, क्योंकि आप लोग का जो कार्ड है वो अच्छा नहीं आया। थिंग्स आर नॉट गुड, बट आप इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि बताया लियाकत सर। इनका रिलेशनशिप, हाँ मैं बात करता हूँ, सेम पोजीशन है रिलेशनशिप में। अच्छा, रिलेशनशिप भी जो है वो स्कॉर्पियंस का बहुत खराब है बाप। और ये क्या ऐसे क्यों सर? असल में जब भी पैसा जो है ना वो हर अच्छाई और हर बुराई की जड़ है। अच्छा, जब आपके पास अच्छा होता है तो आपकी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। जब आपके पास बुरा होगा तो दूसरी चीज़ें भी खराब होंगी। ठीक है, जो हमने मशवरा दिया अगर उस पर काम करेंगे तो दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सही। कारों नुकसान से भी बच जाएंगे, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। छुट्टी में बीवी को साथ लेके जाए। ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का मकसद है कि जो पुरानी पोजीशन थी आपकी, मोहब्बत की, प्यार की, लव की या कन्फ्लिक्ट की, वो वैसे के वैसे रहेगी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स मुझे नजर नहीं है। अच्छा, तो स्कॉर्पियंस तो बड़े कहते हैं थोड़ा सा शार्पली अपनी चीज़ों को डील भी कर लेते हैं, तो इनकी फिर ये मोहब्बत की कहानी या ये जो रिलेशनशिप है या इस तरह से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? असल में मैं आपको बताऊं कि अप्स एंड डाउन तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। एक जैसी जिंदगी तो किसी की भी नहीं चलती। तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त ये हफ्ता उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा नहीं है, और लेकिन आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना है, और बस जैसे भी होता है ना, इंसान तमाम तर चीज़ों को सुन के, जान के, समझ के आगे बढ़ जाता है। जी, टैरो कार्ड असल में है ही काउंसलिंग कार्ड। मैं इनको किस्मत का कार्ड कहता ही नहीं हूँ। सही। तो मैंने आपको बताया कि मैं अगर आपको बताता हूँ कि सामने वाला रोड सही नहीं है, अपना रोड बदल लो, तो ये एक मशवरा होता है। तो ये आपको काउंसल करता है। तो आपने भी जो बात की वो ये कि आपने दिल नहीं हारना, और मैं आपको बताऊं ये दिल हारेंगे भी नहीं। उसकी वजह ये कि उनके कार्ड से अंदाज़ा ये होता है कि वो अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, तो इस वक्त कोई ना कोई उनकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाला है, तो उनको मोहताज हो जाने चाहिए। सही। नेक्स्ट कार्ड सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस क्या है सर इनकी किस्मत में? लाइक इस हफ्ते क्या इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए? हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट असल में दुआ का कार्ड होता है। अच्छा। उस्ताद का कार्ड होता है, बुजुर्ग का कार्ड होता है, और आपके काम बुजुर्गी से दुआ से आगे बढ़ते हैं। तो आपके करियर पे इस वक्त दुआ है। सही। वो दुआ के तहत, तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं उस ब्लेसिंग के तहत आपके काम अच्छे होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, और इस हफ्ते आप विन विन करते रहेंगे। सही। लेकिन मेरा अपना एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में कहता हूँ कि आपके पास दुआ तो एक्टिवेट है, लेकिन दुआ एक्टिवेट तब नजर आ रही है तब जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आपने अपने आप को रोका हुआ होगा, आप अपने आप को एक्टिव नहीं होगे, तो दुआ ने आपको चलाया होगा। रिलेशनशिप सर मैं बताता हूँ आपको, रिलेशनशिप में फोकस नहीं है। अच्छा, सजिटेरियस। हाँ, फोकस नहीं है भाई रिलेशनशिप में। फोकस नहीं का मकसद है कि हो सकता है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि बहुत सारे लोग आशिक मिजाज होते हैं और इधर उधर भी नजर दौड़ाते हैं। तो इस वक्त ये दिल फेंक होने वाली बात कर रहे हैं। तो फोकस नहीं है। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आजिज भाई बड़ी बेसब्री से अपने स्टार का वेट करते हुए तो उनको फोकस होना पड़ेगा, अपना दिमाग एक जगह लगाना पड़ेगा, हैंकी फैंकी नहीं करनी, आपने एक ही जगह दिमाग लगाना। ठीक है जी। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी। थोड़ा इंतजार और आजिज भाई। हाँ। जी क्या है जी कैप्रिकॉर्न कैसा रहेगा? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में ये उस वक्त आता है जब आप थोड़े बोर हो जाते हो, थोड़े थक जाते हो, थोड़े फेड अप हो जाते हो और आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ख़ास तौर पे अगर आपके पास कारोबार में मुसलसल नुकसान आ रहा है, परेशानी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर आप कहते हो यार बस अब मैं नहीं करता।
अब सही, अब नहीं करता। तो ये कार्ड बड़ा आलीशान है। इसमें आप जमीन पे बैठे हुए हो, हारे हुए हो, हाँ। अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, और ऊपर सन खड़ा हुआ है, सूरज खड़ा हुआ है, और सूरज क्या कहता है, आपके सामने हथियार पेश कर रहा है अपने आप को, हाँ। और कह रहा है खड़े हो जाओ, सही, हाँ। ये सारे हथियार पकड़ो, हाँ, काम करो, काम का टाइम है आपके पास। हाँ। तो अगर आपके पास कहीं ना कहीं आप बोर हो रहे हैं, तंग आ गए हैं, हाँ। फेडअप हो गए हैं, तो फेडअप नहीं होना, आपने खड़ा होना है, क्योंकि इस वक्त नेचर आपकी मदद करना चाह रही है। सही, नेचर आप, और हम उसी वक्त जब हमारी मदद आ रही होती है, जी, जी, जी। उसी वक्त बोर हो रहे होते हैं। रिलेशनशिप थोड़ा सा जल्दी से। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, आपको आजिज भाई का इंतजार है। मुझे बिल्कुल आजिज भाई का इंतजार है, और थोड़ा सा जो है ना वो रिलेशनशिप में डेथ का कार्ड आया है। अच्छा। और डेथ का कार्ड जो है ना, वो भी मैंने आपको कहा कि डेथ की तरफ नहीं होता, न्यू लाइफ, न्यू रीजनरेशन। तो आप रिलेशनशिप में रीजनरेट होंगे, चाहे जो रिलेशनशिप इस वक्त है उसमें भी हो सकते हैं, हाँ। और कोई नया भी जिंदगी में आ सकता है। सही। नेक्स्ट वन, आजिज भाई। आजिज भाई चलिए जी, आपके नाम से स्टार मंसूब कर दिया उन्होंने। ये आजिज भाई के स्टार का नाम तो बताएं। एक्वेरियस। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। एक्वेरियस क्या है? 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी कश्ती है, हाँ। जिसमें 6 तलवारें लगी हुई हैं। 6 6 तलवारों का मकसद है कि इनके करियर में, इनके काम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, और वो मल्टीपल प्रॉब्लम को लेकर ही अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं। कल के शो में आपकी ये 6 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं, इसको लेते हुए भी इनकी कश्ती कमाल चलती है। सही। और कमाल चलाएंगे। अच्छा। और चलती रहेगी। अच्छा। और भी जो दूसरे लोग हैं, एक्यूरियस हैं, उनकी ज़िंदगी में भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन आपकी कश्ती जो है ना उस पार चली जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, इनका रिलेशनशिप करूं? एक आजिज भाई तो नहीं है ना सर, बहुत और भी तो एक्सपीरियंस, लाखों लोग हैं। ओके ओके। रिलेशनशिप का कार्ड भी मैं आपको बताऊं कि रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत कूल आदमी है। अच्छा। बहुत ठंडे आदमी हैं। जो इनसे तवक्कात करनी चाहिए थी, वो तवक्कात वो पूरे नहीं उतरते। अच्छा। उसकी वजह शायद वो 6 तलवारें हैं जो पहले वाली है, उसमें मसरूफियत इतनी है, एक एक तलवार को अलग अलग टाइम देते होंगे। हाँ। तो इनको मशवरा ये दिया जाता है कि आपने ये हफ्ता अपनी फैमिली के साथ गुजारना है। आजिज भाई, आपने थोड़ी अपनी सरगर्मियां कम कर दी, रिकमेंडेशन करें छुट्टी या फिर इसको बोले। ओके जी, चलिए जी। नेक्स्ट सर, पाइसेस। ओके, सही। पाइसेस के लिए वही वाला कार्ड है जो थोड़ी देर पहले आया था, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जिसमें मैंने कहा था आप फेडअप हो गए हो, थक गए हो, बोर हो गए हो, और कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए जब हम समझते हैं कि हम अब नहीं कर सकते मजीद, वहीं पे अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। सही। तो इसके उनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उनको चाहिए कि उसको अवेल करें। सही। और बैठे ना, बोर ना हो। और रिलेशनशिप में जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का जो कार्ड है, वो आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आपने दफन नहीं किया, जिनको आपने ख़त्म नहीं किया, वो बार बार निकल के आपको तंग करेंगी। ओके। तो जब भी आपके पास कोई इशू हो, तो उस इशू को आप कंप्लीटली क्लोज किया करें, बंद किया करें, आधे में मत छोड़ा करें। हाँ। इन्होंने जो इश्यूज आधे में छोड़े हुए हैं, वो उनको तंग करेंगे। नेक्स्ट। खत्म हो गए जी, हो गए सारे स्टार। मैंने कहा जी अब पता कर लें कुछ, कोई और तो नहीं रह गया, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम कुछ स्किप ना कर जाएं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पे आए और आपने बताया कि बाकी सारे स्टार्स जो हैं, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो वगैरह, इनके जो ये हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया आजिज भाई। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलाएंगे और कुछ यादें भी आपकी ताज़ा करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज बात करते हैं एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे फ़नकार की, एक ऐसे एंटरटेनर की कि जब वो एंटरटेन करते थे तो दुनिया हंसती थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो दुनिया बहुत रोई। और उन्होंने अपने टैलेंट के थ्रू, उन्होंने अपनी एक्टिंग के थ्रू, उन्होंने कहना चाहिए ना कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम किया और इतना अच्छा काम किया कि उसकी गूंज जो है वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंची। और इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा बजट में बनाए जाने वाली मूवी थी, उसका उन्होंने जब रीकैप बनाया तो दुनिया ने देखा कि हमारे पास एक शख्स का इतना टैलेंट है कि वो बहुत कम रिसोर्सेज में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब वो हम में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उनको जहाँ रखे उनके दर्जात बुलंद करे।
उनके दोनों बेटे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ सिकंदर सनम की। अच्छा, ये वो ऐसे एक्टर थे जो न सिर्फ एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे, जिनके बड़े सारे फैंस थे, जिनको लोग पसंद करते थे, बल्कि इंसान भी बड़े अच्छे थे। वो इंसान के तौर पर भी अपनी पूरी फिल्म फिटर्निटी में, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही हम्बल इंसान थे, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। यानी अगर उनको किसी ने अपनी कोई दुख बताया है, कोई बात की है, तो वो ज़रूर उसको सुनते थे, दोस्तों के दोस्त थे। और लाख वो परेशान हों, लाख उनके ऊपर कोई भी मुश्किल हो, लेकिन अगर उनको कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट जो है वो गो थ्रू करते थे। आज उनके दोनों बेटे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, शहबाज भाई और ज़ुहैब भाई। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोनों? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए, ऑलमोस्ट अब 13 साल, तकरीबन 13 साल बीत गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कल की बात। हाँ बिल्कुल। तो जब सिकंदर भाई जो हैं वो ओवरऑल लास्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे या उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनके वो कुछ मोमेंट्स हमारे साथ में शेयर कीजिए कि जब वो बीमार थे। और अच्छा, पता है क्या है, वाले साहब लास्ट टाइम जब इंतकाल से पहले जी आखिरी टूर था इनका सऊदीया, जिद्दा में शो था। अच्छा। तो जब हल्की फुल्की मतलब तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी इनकी, और डॉक्टर ने कहा था कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर वो सऊदीया से शो कर आए, और उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद रमज़ान शरीफ आ गया। जी जी। फिर रमज़ान में जिस तरीके से अच्छी तरीके से याद है, 27वीं शब को पहली मरतबा वाले साहब की तबीयत ख़राब हुई थी। अच्छा। ठीक है ना, और ईद भी थी। अच्छा। और ईद का प्रोजेक्ट भी लगा हुआ था। अच्छा। थिएटर था। अच्छा अच्छा। तो ज़ाहिर बात है फिर वो करना भी था। ये है कि फिर वो जैसे टेस्ट वगैरह जब हुए, जब डायग्नोज नहीं हुआ था कि कैंसर है। ओके। ठीक है ना, तो हल्की फुल्की ट्रीटमेंट लेते रहे। उसी दौरान फिर वो ईद का ड्रामा भी इन्होंने किया। बस आखिरी के 1-2 शो नहीं किए थे शायद ना, आखिरी के शो 2 शो नहीं किए। अच्छा, ईद के प्लेस के प्लेस में बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी। रिकॉर्डिंग शो थे आखिरी के। रिकॉर्ड शो थे, वो हुए नहीं। सही। तो वो शो के दौरान तबीयत काफ़ी खराब हुई। फिर वो क्या इंजेक्शन लेते थे, तो फिर जाके परफॉर्म करना पड़ रहा था उनको, इतनी तबीयत खराब होती थी। अच्छा। फिर वो आखिरी के 2 शो नहीं किए। वो प्रोड्यूसर जो थे शहजाद आलम भाई, जी जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आई ड्रामे को वाइंड अप करते हैं, सही। आप अपनी हेल्थ को देखो पहले। फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो फिर टेस्ट वगैरह हुआ, फिर उसमें डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। सही। तो फिर ये कि तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस था बीमारी का। फर्स्ट वो सडनली डेथ हो गई, फिर सही, सफ़र नहीं कर सके। सही। अच्छा, चलिए, ये तो वो बात हो गई जब लास्ट टाइम वो सफ़र कर रहे थे अपनी इस बीमारी से एंड ऑल दैट। आप लोग वो मेमोरीज बताएं जब उन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया, तब आप लोगों ने मतलब आप लोग ग्रो भी कर रहे थे, मतलब आप बड़े भी हो रहे थे और आप उनको देख भी रहे थे कि वो ये सारा कुछ कर रहे थे। कब से उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी जर्नी किस तरह की थी? एंटरटेनमेंट का जो ताल्लुक है ना, हमारा ख़ानदानी है। अच्छा। ठीक है, ये लेगेसी चलती आ रही है हमारी। अच्छा। ठीक है, मेरे दादा गुजराती लैंग्वेज के एक बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। ये सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन जैतपुरी। अच्छा। ठीक है, वो जैतपुरी लक़ब इन्हें इंडिया से दिया गया था। जी जी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मशहूर गुजराती लैंग्वेज शायर थे। फिर ये है कि फिर कन्वर्ट हुआ, फिर वो मेरे जो बड़े ताया हैं 2, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका भी इंतकाल हो गया, रिसेंटली हुआ है। तो फिर वो भी मतलब शादी ब्याह के अंदर इवेंट्स वगैरह करते थे। गुजराती वगैरह हमारा जो मदर टंग है हम लोगों की, मेमनी काठियावाड़ी, तो वो करते रहते थे। फिर उसी से मुंसलिक फिर अब्बू उनकी फील्ड में आए। फिर इनकी जो पूरी गैदरिंग है अब्बू लोगों की, फ्रेंड आर्ट सर्कल के नाम से एक इनकी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जो फंक्शंस वगैरह किया करते थे। लांडी कोरंगी में ज़्यादातर होते थे। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली अब्बू कॉमेडियन एक्टर नहीं थे, अब्बू बेसिकली थे सिंगर। सिंगर थे? ठीक है ना। अच्छा। आप शायद आपने सुना होगा पैरोडीज वगैरह अब्बू की। अच्छा। तो अब्बू की आवाज़ तो कुदरती तौर पे माशाल्लाह वैसी बेहतरीन थी। हाँ। तो सिंगर थे, तो बस ये कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे कॉमेडियन बन गए। हादसाती तौर पर कॉमेडियन बन गए। अच्छा, ये बताएं सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा रहा उनका फिल्म के हवाले से जो उन्होंने की थी? एक उन्होंने जो है वो इंडिया की बेस्ट प्रोजेक्ट, तो जैसा कि सबको ही पता है कि तेरे नाम। तेरे नाम, बिल्कुल। मैं उसी का जिक्र करना चाह रही थी। हाँ। मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का स्पूफ मूवीज का जो ट्रेंड अगर रखा है ना, तो वाले साहब की मूवीज ही आया है। तो उसके बाद ही फिर पार्ट 2 बनने लगे वीडियोस के। अच्छा, ये आइडिया था वाले साहब का, और जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे आसिफ हेरा भाई। अच्छा। होम एंटरटेनमेंट के ऑनर। ठीक है, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था, उन्हीं का आइडिया था आसिफ भाई का कि यार आप लोग स्किट्स तो करते रहते हो। ठीक है ना, फिल्मों के ये स्किट्स वगैरह कर लिए, क्यों ना हम लोग पूरी फिल्म ही स्पूफ कर दें पूरी। हाँ। तो अब्बू ने कहा कि यार
लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता था ना कि वो उसी की कॉपी भी बना सकते थे, जस्ट लाइक कि वो सारा कुछ वैसे ही बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको मतलब जिस तरह से कैरी किया और जो कैरेक्टर उसके अंदर डाला ना, दैट वाज अमेजिंग। मतलब उस रियल मूवी को लोग देखते नहीं है, ये वाली मूवी जो है वो लोग कहते नहीं हमें ये वाली मूवी देखनी है। ये आइडिया किसका था? मैंने ना बहुत से लोगों को जो सुना भी है ना कि जिसने मतलब सलमान खान की फिल्म नहीं देखी थी, तो उन्होंने फिर अब्बू की फिल्म आने के बाद देखी है उसको। और हमें ऐसा भी लगता है कि वो शायद तेरे नाम वो सलमान खान की वो सुपर हिट हुई बाद में देखने के बाद, क्योंकि सलमान खान का जो कैरेक्टर तेरे नाम में था वो एक बड़ा सीरियस टाइप का, और वो बड़े एक उनको दिखाया है कि एक नाकाम आशिक उसमें वो बने हुए हैं। और जो ये वाली जो मूवी थी ये इसके बिल्कुल पैरेलल थी, और इस मूवी ने लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब लोगों ने वो वाली तेरे नाम देखी तो उसके बाद लोगों ने कहा चले वो चल के देखते ये कंपैरिजन क्या है। तो ये आइडिया किसका था कि जी ऐसे इसको बिल्कुल उलट बना लेते हैं? वो उन्हीं का था ना, मैंने कहा ना, जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर थे आसिफ मेरा भाई, उन्हीं का आइडिया था। अच्छा, अब्बू लोग के लिए करते थे, मामालू के नाम से एक स्किट्स सीडी आती थी, करते थे छोटे-छोटे स्किट्स करते थे, मतलब 1 मिनट 2 मिनट का स्किट्स होता था, फिर वो गाने वगैरह आ जाते थे सीडी पे क्रैक करते थे। तो अब वो लोग यही करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं यार अब की और हम ये नहीं करते, हम चेंज करते हैं, हम ऐसा करते हैं पूरी फिल्म ही छाप देते हैं, ठीक है ना, वो सीरियस है, हम कॉमिक करते हैं। तो क्या फिर बोले यार लॉस हो गया यार, बोले भाई लॉस होगा तो मेरा है, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया तो सबका फायदा है, अगर हिट हो गया तो सभी उड़ जाएंगे। तो एक रिस्क लिया इन्होंने, और वो रिस्क आपके सामने ही है कि बिल्कुल वो ऐसा था कि उसमें अगर आप देखें ना तो वो शायद सिकंदर भाई के अलावा कोई और वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता। उसमें जो कॉमिक टाइमिंग है, क्योंकि कॉमेडी में ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई कॉमेडी कर रहे होते हैं या कॉमेडी मूवी बना रहे होते हैं या आप कोई भी उस स्क्रीन प्ले के साथ प्ले कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके कॉमेडी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त में क्या चीज़ पिक करते हैं। तो वो आप देखें उस मूवी में उन्होंने वो जो राधे वो जो बने हुए हैं, वो जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है ना, उन्होंने गेटअप वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने कॉमिक में किया। और वो उनके जो पंच लाइन्स थी, जो उनके कॉमिक टाइमिंग थे, जो उनकी ओवरऑल एक्टिंग थी, दैट वाज अमेजिंग। और वो हर लाइन को जो है ना लोग एंजॉय कर रहे थे, उनकी हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वो कैसे चल के जा रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये चले ठीक है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने ये आइडिया उनको दे भी दिया कि जी ठीक है आप इसको उलट करके बना लें, लेकिन ये काम उन्हीं का था कि उन्होंने उनको जो प्रेजेंट, उसको जो प्रेजेंट, अच्छा राइटर भी खुद ही थे। ये बहुत अच्छा होता है कि जब कोई भी एक्टर या कोई भी ऐसा शख्स जो कोई चीज़ प्रेजेंट करने जा रहा हो ना, अगर उसके पास थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स हो, या वो होता है ना आपके पास एक स्किल होती है इंटरनल, आप जानते हैं कि सिनेमेटोग्राफी ऐसे जाएगी, या मैं इधर से बैठ के इधर अच्छा लग सकता हूँ, या मेरा ये एक्ट अच्छा लग सकता है, या ये हिट हो सकता है, इसके लिए बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। जो जाहिर बात है, जो राइटर को पता है कमाल क्या है, अगर राइटर खुद लिख के खुद परफॉर्म करेगा, उसको पता है थिंकिंग से लिखा है, किस थिंकिंग से काम नहीं कर सकता हूं, मैं ही कर किसी और काम स्क्रिप्ट करते हैं ना, तो जाहिर बात है उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसकी अपनी डायरेक्शन, हमें उस पे चलना पड़ता है। तो जाहिर बात है खुद का जब लिखा हुआ होगा तो बंदा परफॉर्म भी अच्छा करेगा, परफॉर्म भी अच्छा करेगा। ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्रेंड सेटर थे वो, जिस तरह उन्होंने ये पैरेलल मूवी बनाई और बहुत ज़्यादा वो हिट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे दरमियान नहीं है। और वो अगर इस वक्त में होते तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते, लोगों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलती। लेकिन बस अल्लाह ताला उनके लिए खैर के मामलात करे। आप लोगों के जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ हैं आप लोग कर रहे हैं अभी रिसेंट? ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया में नहीं, क्योंकि देखें आजकल सोशल मीडिया का डिजिटल मीडिया पर मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि वो आपका अपना प्लेटफॉर्म होता है और उस पर आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया शहबाज भाई और ज़ोएब भाई हमारे शो पर आए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। शो में ये वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी से। बैक तो जनाब, इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं और ये रोमानिया के एम्बेसडर हैं डॉक्टर डैन स्टेनिस्को, जिनको हम वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर सर से करेंगे बहुत सारी बातें और आपको बताएंगे इनकी पर्सनालिटी के हवाले से, रोमानिया के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ इस वक्त रोमानिया के जो एम्बेसडर हैं वो मौजूद हैं डॉक्टर डैन। उनको शो में एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं और उनका थैंक्स करते हैं कि वो टाइम निकाल के हमारे शो पर आए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे शो पर आए। मुझे पता है आप थोड़ी थोड़ी उर्दू जो है वो बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो थोड़ी सी उर्दू से ही स्टार्ट कीजिए।
जी मैं उर्दू ज़ुबान पढ़ता हूँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। अच्छा सर ये बताएं, how long you have been here in Pakistan? Well, I've been in Pakistan for about a year. About the year. Yes. So how did you find Pakistani, especially you are living in Islamabad, so tell us something about your experience in Islamabad. Well, I'm very fortunate to come to Pakistan. Pakistan is a great country, is a very beautiful country, and of course, Islamabad is a very beautiful city, is a very green city. So myself and the whole diplomatic community based in Islamabad, we're very happy to live in this wonderful city. Of course, it's compared to Lahore and Karachi, is much more quiet. So such a peaceful city. It is very peaceful, unless you have you live next to the Margala Hills, where there are a lot of monkeys. So I'm getting monkey visits very often. ओके ओके तो सर कह रहे हैं कि सर जो है मार्गला सिटी के जो करीब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं और विज़िट भी करते हैं। अच्छा उनसे कराची के बारे में पूछते हैं। अच्छा सर यू केम टू कराची to inaugurate the World Culture Center and all that. So tell us something about that experience, that how did you find Karachiites, how did you find Karachi? And did you try any dish here? Well, like in obviously, food, I love that? the seafood here in Karachi, and we are having some wonderful hosts. We're having the Pakistan-Romania Business Council, who are our hosts here in Karachi, and of course, soon we will open the honorary consulate of Romania in Karachi. Why Karachi? Because Karachi That's really is great. Of course, I'm very excited about that. Well, Karachi is the economic capital of Pakistan. Yes. Is the biggest city in Pakistan, but not only in Pakistan, around the world. And we are very fortunate to have a traditional relation with Karachi. I don't know how many of you know that Romania was one of the countries that helped the industrialization of Pakistan. The refineries in Karachi were built by Romanian specialists and engineers. A lot of industrial projects in the Sindh province were built by Romanians. So for the past 50 years, we're having close relations. Also this year we're celebrating 61 years of diplomatic relations between Romania and Pakistan. That's really great. And, yes. And for on this occasion we inaugurated an exhibit celebrating these relations with archive photographs from the Romanian National Archives and from the diplomatic archives. And we also, on the 3rd of November, we had an early celebration of the Romanian National Day in Karachi for the first time in a long time. So we are here in Karachi to meet the people of Sindh, to meet the officials. I had meetings with the commissioner of Sindh, with the chief minister. Today I'm meeting the governor. We met the Chamber of Commerce. I think it is important for ambassadors to go out of Islamabad and visit the provinces. And of course, number one is Karachi, since it's the biggest city, a city that offers a lot of opportunities, economic and diplomatic and cultural opportunities for cooperation with different countries from around the globe. And Romania is a friendly country, so it's normal. So सर कह रहे हैं कि यहाँ पर सर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कराची जब इन्होंने विज़िट किया तो कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कराचीइट्स और कराची के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर भी की। और जिस तरीके से अभी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो अब 61 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं और इस हवाले से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जिक्र भी किया। तो सर से टैलेंट के हवाले से भी पूछते हैं और अभी जो कल्चर फेस्टिवल हुआ उसके हवाले से पूछते हैं। सर यू विजिटेड द कल्चर फेस्टिवल, सो हाउ डिड यू फाइंड देम एंड हाउ इज़ लाइक दैट फॉर द कंट्री, फॉर द सिटी, दैट सो मेनी कंट्रीज केम हियर and they are presenting their culture and different people celebrate their culture? The World Culture Festival is a wonderful opportunity for the world to showcase the culture, their country's culture here in Karachi. And of course, I didn't just come to visit and see the performances. We came with a lot of enthusiasm to show Romanian dance performances. We had two modern dance artists from the city of Cluj, Romania, with the Ballet Beyond Borders, and they gave not only an amazing dance performance at the opening of the festival, but also they organized some workshops. Furthermore, last night we had
an opera concert by the famous Romanian soprano artist Georgiana Costeagluga. Okay, Georgiana, yes. She is absolutely amazing, and we showcased Romanian opera and Italian opera, and also today she's teaching some workshop on opera at the Arts Council. So we are doing a lot of activities to showcase Romanian culture, to build bridges between Romania and Pakistan. Yes. Ajay sir, we have very talented people in Pakistan, you know, in sense of drama industry, entertainment industry, and you know, a lot of talent here. You know, they are actors, singer, painter. In arts, we are doing best. In creativity, we are doing best. So, what do you think that Pakistani people, Pakistani actor can get any opportunity bilaterally with Romania? In a sense of, you know, best opportunities or some kind of opportunities they can do work together? Absolutely, I believe that Pakistan has a lot of talent. Just statistically, when you see 250 million people, 250 million people, it's normal to have talent. Yes. And we are very lucky to work with very talented Pakistanis in Europe, in Romania. And for this reason, we are trying to build the first generation of Pakistani opera singers. Yes. Miss Georgiana Costeagluga, she's teaching the first ever opera classes in Islamabad. That's really great. Absolutely. Yes. And we have quite a number of Pakistani students that are learning the art of opera. And hopefully in 1 year we will have concerts with Pakistani opera singers and Romania opera singers. So building a new generation of opera singers in Pakistan, the first ever maybe, because opera is not such a well-known art here in Pakistan, is an opportunity. Of course, we are looking forward to build different kind of bridges. Right. And opening the Romanian Culture Days here in Karachi with the exhibition, the National Day, and with the dance performances and the opera performances, shows how much interested we are to build these new links between our countries. And Karachi, since it's the biggest megalopolis here in Pakistan, it's a gateway. Yes, so we have very energetic people here, and we celebrate each and everything, or especially in winter season we celebrate a lot. Sir is saying कि जो रोमानिया के ओपरा सिंगर हैं, जो पाकिस्तान के ओपरा सिंगर हैं, दिस इज़ द प्लान कि वो फ्यूचर में आगे जाके जो है कंबाइन बायलिटरली जो है वो कोई कॉन्सर्ट भी करें, दैट विल बी रियली ग्रेट. और ये जो कहना चाहिए ना कि ये जो एक बाउंडिंग होती है, या ये जो इस तरीके से कोई चीज़ मिल के की जाती है, तो वो उसका जो जैमिंग होती है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त उसका आउटकम आता है. अच्छा सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कराची. डिड यू ट्राई एनी डिश, एनी फूड, you know, like biryani, chapli kebab, or spices like that? We tried everything. As I was saying, we had a very lovely host from the Pakistan-Romania Business Council, and they took us to some very nice seafood places, and of course we tried the biryani. But chapli, as far as I know, it's from Khyber Pakhtunkhwa, no? But people used to eat here, and you know, halim, biryani, chapli kebab, and you know, barbecue kind of things. So we have also very tasty chapli kebab. Absolutely. Well, I only tried the one in Peshawar, but I'm looking forward to try the one in Karachi. Yeah, sure. Did you try halim? I'm not 100% sure, but I'll let you know. I'll let you know later on. But I'm very excited about the food in Karachi. We were having a conversation with our hosts, and we know, of course, the food in Khyber Pakhtunkhwa is very Central Asian. The one in Punjab is very spicy, but the one in Karachi is actually showing the whole Pakistani cuisine, so it's a mix, because the people here in Karachi are from all over Pakistan. From all over Pakistan, and, yes. Whenever you have this this mix of different kind of cuisines, the food is tastier.
या बिल्कुल। अच्छा सर, इस सिंह कि ये जो कराची है ना, ये बिल्कुल एक तरह का इस तरह इकोनॉमिक हब भी है और बहुत सारे कल्चर के लोग यहाँ पर हैं, तो वो ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ये सारी डिशेस जो है वो भी ट्राई करें। अच्छा जी, इस वक्त सर हमारे साथ हैं रोमानिया के एम्बेसडर और उनसे हो रही हैं बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें जिसको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं और बायलैटरली भी जो हमारा कल्चर है रोमानिया और पाकिस्तान का, उसको भी जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मज़ीद भी बात करेंगे कि रोमानिया का जो कल्चर है वो कैसा है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सीरियट। वेलकम बैक। रोमानिया के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर जैन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे कर रहे हैं बहुत सारी बातें और उनसे कुछ पूछते हैं रोमानियन कल्चर के हवाले से। सर, टेल अस समथिंग अबाउट द रोमानियन कल्चर, food and dresses and weddings and all that. Well, first of all, I want you to see that Romanian culture is a European culture, very much integrated into European culture. And our language is an Indo-European language like Urdu, so we have a lot of similarities, a lot of common words between Urdu and Romanian. Right. But also, Romanian culture is a very rich culture with an amazing literature, with amazing music, and the best way to experience Romanian culture is to come to Romania and see our festivals. Yes. For example, the music festival, the classical music festival, George Enescu is one of the best in the world. And classical music is sometimes one of our best ambassadors in terms of Romanian culture around the world. Also, Romanian movies. We are very happy that we are celebrating here the Romanian Culture Days with movies also, not only concerts, as I was talking earlier. We're having some movies in Karachi, so I'm inviting you, everybody, at the Arts Council on the 15th of November 15th. For a Romanian movie. Movies, and even today we're showing another Romanian movie also there. Right. I believe that we can build bridges between nations through culture. Yes. And the Romanian culture is very accessible to the Pakistani public. Last night I was very much impressed that the hall at the Arts Council was absolutely full of youngsters from Karachi. A lot of people used were really excited to listen to Miss Georgiana Costeagluga. And her amazing performance. I'm thinking that why I missed yesterday. Well, if you missed it, I'm sure that you can see some of the recordings, or you can just participate at another concert. Hopefully, we will organize another concert in Karachi, since we had a full house last night. इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब सर से कुछ पूछते हैं कि अब यहाँ पर ये इतने टाइम से हैं, तो इनकी जो एक होता है ना कि फेवरेट एक्टिविटी और हॉबीज़, वो क्या है सर? व्हाट्स योर हॉबीज़ इन पाकिस्तान? व्हाट्स योर एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन फ्री टाइम? व्हाट डू यू वांट टू डू? I love to travel, and I think Pakistan is offering a lot of opportunities in terms of places that can be visited. I was very lucky to go to Gilgit-Baltistan to see the Hunza Valley. See the Hunza Valley, which is world renowned for its beauty, and also to go to Skardu, to go to Shigar. Of course, the northern areas are the most impressive areas with that Karakoram and with the Himalayas. And I think everybody from around the world should come and visit these places. And I am happy that we are having more and more Romanian tourists visiting Pakistan. Also, Lahore is very impressive. That's really great. Lahore is very impressive for its historical places, the mosques and the palaces there. And since now I did not visit Mohenjo-daro and Harappa, but I'm looking forward to do that. We study in school in Romania about the Indus Valley civilization and about Mohenjo-daro, but I did not have yet the opportunity. Hopefully next time when I'm coming to Karachi, maybe I'll go there to visit this beautiful part of Pakistan. Sure, sir. You must have to go there. Sir, have you visited a beach? Like I visited the beach, and I was very much impressed about the amount of camel and horses that you have here in Karachi. If you go on I'm on my official Facebook page, Dan Stoinescu Official, you will be able to see some pictures that I took from the beach.
Okay. The beach it's quite you know, busy. I went on a Sunday to the beach, so of course Sunday is a busy day for beach. So of course, and I enjoyed the beach culture here in Karachi. Yes. So sir is saying कि Sunday वाले दिन जो है सर गए थे बीच पे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और यूजुअली कराचीइट्स तो जाते ही संडे के दिन है और हम इस हवाले से कई बात भी कर चुके हैं. अच्छा सर, हाउ डिड यू फाइंड कराची हाइट्स, द पीपल ऑफ कराची? Well, as I was saying earlier, people in Karachi are from all over Pakistan, so it's a diverse culture. I found them quite open-minded, less conservative than in other places in Pakistan. Of course, Karachi is the gateway of Pakistan to the world. It's a port city. It's a city that absorbs different cultures, and of course, for somebody that is coming from abroad, it's very refreshing to be here and meet the entrepreneurial and open-minded people of Karachi. Ajay sir, you were talking about literature of Romanian culture. So, have you read any literature in Pakistan or drama side or arts and all that? So, do you watch Pakistani drama and any? Well, I'm studying Urdu, and I think it's important for Urdu students to watch Pakistani dramas. But I stopped watching dramas a long time ago, so unfortunately not. Okay, but I believe that maybe we can establish some cooperation between the Romanian studios that are producing Romanian drama and the Pakistani studios, and you have great studios here in Karachi and in Lahore. So we can maybe establish some cooperation bridges in terms of media production. Which is your favorite sport? My favorite sport? Yes, well, like cricket, football and... Well, the favorite sport of Romanians is football. Okay. And of course, gymnastics. Romania is very famous for the first 10 in gymnastics with Nadia Comaneci in the Montreal Olympics, the first perfect 10 in the history of the gymnastics. And I'm very happy that when I come here and meet the Pakistani, many Pakistanis talk to me about Nadia Comaneci. They remember her perfect 10 and her very good skills on that. Skills in gymnastics, and also sometimes the ones that love football, they know Haji, which was also a number 10 but on the t-shirt, and he was the captain of the Romanian national football team. Okay sir, thank you very much for coming. We are honored that you came to our show. Thanks once again. अच्छा जी, अभी शो को एंड अप करने का जो है वो टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक बर्थडे है जो कि हम विश कर देते हैं और ये है उमर की बर्थडे. उमर, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 more to come. चले जी, उमर को कहते बहुत बहुत आपको आज बर्थडे मुबारक हो. हंसते रही, मुस्कुराते रही और ट्रीट देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है अभी हमारी टीम को भी. चले जी, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. कीप वॉचिंग City at 10.